everyone, today we are going to do part 2 of chapter sexual reproduction in flowering plant। जैसे कि मैंने बोला था कि ये चैप्टर हम पार्ट वाइज करेंगे, तो आज हम इसका 1.2 वाला पोर्शन देखने जा रहे हैं जो कि है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ जो हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आता है आपका प्री फर्टिलाइजेशन, फिर आता है आपका फर्टिलाइजेशन, फिर आता है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हमारी दो चीज़ें होती है, एक होती है हमारी गैमीटोजेनेसिस और दूसरा होता है हमारा गैमीट ट्रांसफर। अब गैमीटोजेनेसिस क्या होता है? आपका फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ठीक है, तो जो आपका मेल गैमीट होता है वो कैसे बनता है? आपका बाय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, और जो आपका फीमेल गैमीट होता है वो कैसे बनता है? बाय मेगास्पोरोजेनेसिस। ये दोनों ही प्रोसेस हमें डिटेल में पढ़नी है इस चैप्टर में। तो जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है वो क्या होता है? आपका गैमीट ट्रांसफर, दैट इज़ पॉलिनेशन, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकंड जो हमारा होता है वो है आपका फर्टिलाइजेशन। थर्ड होता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा फॉर्म होता है, जैसे कि हमारा सीड फॉर्म होता है, फ्रूट फॉर्म होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है और एंडोस्पर्म फॉर्म होता है, तो ये हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आ जाते हैं। तो हम इसका पैराग्राफ 1.2 प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। सेवरल हार्मोनल चेंजेस होते हैं। कैसे कैसे चेंज होते हैं? हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू डिफ्रेंसिएशन, ओके, एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रीमोडियम। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस हमने आपको पहले वाले पार्ट में बताया था कि इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? क्या होता है? क्लस्टर ऑफ फ्लावर ऑन ब्रांचेस। ओके, इनफ्लोरेसेंस मतलब मैंने आपको बताया था और फिर से रिपीट कर दिया, क्या होता है? क्लस्टर ऑफ फ्लावर ऑन ब्रांचेस आर फॉर्म्ड विच बियर फ्लोरल बर्ड्स, और जिससे आपके फ्लावर्स निकलते हैं। एंड देन फ्लावर्स, ओके, वही लिखा है कि फ्लोरल बर्ड्स बनती है, उसके बाद आपका फ्लावर बनता है। ओके, इन द फ्लावर द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, हमारे जो फ्लावर होते हैं उसमें क्या होता है? आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होता है? आपके एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कल ही मैंने आपको बताया था एंड्रोशियम और गाइनोशियम, है ना। एंड्रोशियम क्या होता है? जब आपका ग्रुप ऑफ स्टेमेन होता है ना, और गाइनोशियम मैंने बोला था जब ग्रुप ऑफ पिस्टल होता है। और स्टेमेन क्या होता है? आपका एंथर प्लस फिलामेंट, आपको याद होना भी चाहिए। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ वोल ऑफ स्टेमेन। तो आपका एंड्रोशियम क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ वोल ऑफ स्टेमेन। जब आपके ग्रुप होता है स्टेमेन का, मैंने ग्रुप वहाँ पे वर्ड यूज़ किया था, या फिर आप वोल बोल सकते हो, वोल ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन में क्या क्या आता है? आपके दो पार्ट्स आते हैं, एक आता है आपका एंथर और एक आता है फिलामेंट। ठीक है, एंथर और फिलामेंट मिलकर के क्या बनाते हैं? आपका स्टेमेन बनाते हैं। और जब बहुत सारे हमारे ग्रुप ऑफ स्टेमेन कंबाइन होते हैं तो वो हमारा क्या बना देते हैं? एंड्रोशियम बना देते हैं। ठीक है, आना चाहिए आपको ये। रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जो गाइनोशियम होता है वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिनोट करता है। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोशियम होता है। ये हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था। ओके, तो अब हम इसका 1.2.1 वाला जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप उसको समझ लीजिए, फिर हमारे एनसीईआरटी भी जो रीड आउट करना है वो ईजी रहेगा। ओके, 1.2.1 वाले पार्ट में हमने मोस्टली स्टेमेन के बारे में बात करनी है, तो पहले हम स्टेमेन को अच्छे से एक और बार समझ लेते हैं। वैसे तो हमने आपको बहुत बार बता दिया, लेकिन एक बार और। ठीक है, तो जो स्टेमेन होता है उसमें आपके क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका एंथर और दूसरा होता है आपका फिलामेंट। ठीक है, अब देखो एंथर क्या होता है और फिलामेंट क्या होता है ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके अंदर क्या होता है? मोस्टली हमें एंथर के अंदर की बात करनी है, उसके अंदर क्या होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो क्लियर होगा ना कि स्टेमेन के दो पार्ट्स क्या क्या होते हैं, एंथर और फिलामेंट। अब देखो ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, ये मेरा जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है? आपका एंथर है। ठीक है, ये क्या है? मेरा एंथर है। और जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है? मेरा फिलामेंट है। आप इसको ऐसे देख लो। ठीक है, ऐसे करके देख लो, ये मेरा ऊपर का एंथर हो गया और ये नीचे का मेरा स्टॉक सा हो गया। ओके, दैट इज़ द फिलामेंट। आप इसको ईजिली समझ लो। और यहाँ पर हमारे फ्लावर्स के सिर्फ पेटल्स वगैरह हैं। ओके, अभी हम सिर्फ एंथर समझ रहे हैं, तो हम सिर्फ इस प्लांट में सिर्फ एंथर ही एंथर बना रहे हैं। ठीक है, जस्ट इट इज़ अ ऐसे करके नीचे से इसका जो स्टॉक हो गया। ओके, तो ये क्या है? हमारा एंथर है। ठीक है, तो दिस इज़ द पार्ट इज़ द फिलामेंट वाला पार्ट एंड दिस पार्ट इज़ द एंथर वाला पार्ट। वही हमने यहाँ पर जूम करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा एंथर होता है ये क्या होता है? इसमें दो लोब होते हैं। कैसे होते हैं? दो लोब्स होते हैं, दैट इज़ द बाइलोब स्ट्रक्चर होता है हमारा जो एंथर होता है। ठीक है, तो इसमें ये दो लोब्स हैं, ये डिवाइड हुआ है ना, तो ये दो लोब्स हैं इसकी। ठीक है, उसके बाद देखो हमारी जो दो लोब्स होती हैं, हर एक लोब के अंदर क्या होते हैं? ये दो गोले दिख रहे हैं जो इनको हम बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं? थीका। जो ये वाली लोब है इसके अंदर भी दो थीका होते हैं, ये वाली लोब होते हैं इसके अंदर भी दो थीका होते हैं। तो एक हमारा जो एक एंथर होता है उसके अंदर 4 थीका होते हैं टोटल। ठीक है, लेकिन हमसे पूछेगा कि एक लोब में कितने थीका होते हैं, तो यू विल से 2 थीकाज आर देयर।
ओके, तो एंथर में हमारी क्या होती है, 2 लोब होती हैं, 2 लोब्स होती हैं, इसलिए हम एंथर को क्या बोलते हैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, एंथर इज़ अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, राइट। और हमारी एक लोब में 2 थीकास प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसे डाइथीकस भी बोलते हैं। ठीक है, तो एंथर इज़ अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इट हैव इन ईच लोब कंसिस्टिंग ऑफ 2 थीकास। ठीक है, हर एक लोब में क्या होते हैं, आपके 2 थीकास प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब देखो ये वाला क्या है, हमारा फिलामेंट वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, हमारा फिलामेंट वाला पार्ट है, जहाँ पर हमारा ये जो एंथर से जो हमारा पार्ट होता है, जो फिलामेंट का चिपका हुआ, इसे हम बोलते हैं डिस्टल एंड। मतलब डिस्टल मतलब दूर, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर, अवे। अवे किससे होता है, ये हमारा थैलेमस से। ठीक है, ये हमारा थैलेमस होता है नीचे ना, जहाँ पर थैलेमस क्या होता है, जहाँ पर हमारे सारे पार्ट जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं, जहाँ जितने भी हमारे फ्लोरल पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो थैलेमस होता है, उससे जब हमारा क्या होता है, ये दूर होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको डिस्टल एंड ऑफ द फिलामेंट। ओके, ये हमारा फिलामेंट है, पूरा का पूरा हमारा क्या है, फिलामेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हमारा प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल मतलब क्या है, जो हमारा क्लोज है थैलेमस से। तो ये वाली एंड जो होती है वो क्या होती है, आपकी क्लोज होती है थैलेमस से, तो इसे हम बोलते हैं क्या, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द थैलेमस। ठीक है, अब देखो जो हमारे ये थीकास होते हैं, जो कि हमारे एंथर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब क्या होता है, ये इसको हम थीका बोलते हैं। एट द यंग स्टेज इट कंसिस्ट ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू। क्या कंसिस्ट करता है, स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, जब इसके अंदर क्या होंगे, हमारे माइक्रोस्पोर्स आने लगेंगे, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होने लगेगा, तो हम इसे बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलोगे आप इसको, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलोगे। और जब हमारे क्या होंगे, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनने लगेंगे, तो हम इसे क्या बोल देंगे, पोलन सैक्स बोल देंगे। व्हाट यू कॉल इट, पोलन सैक्स। ठीक है, अब हम इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। ठीक है, हमने इसमें क्या पढ़ना है, स्टेमेन पढ़ेंगे, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे, और फिर पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फिगर 1.2a शोज द 2 पार्ट्स ऑफ अ ट्रिपिकल स्टेमेन। ठीक है, जो हमारा फिगर 1 आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो हमारा फिगर 1.2 है, ये क्या दिखा रहा है, हमारा ट्रिपिकल एंथर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये हमारे एंथर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप अपनी एनसीईआरटी खोल के रखिए, तभी आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ओके, तो ये हमारा क्या है, एंथर डिनोट भी करा हुआ है यहाँ पर। तो इस फिगर को हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम जो इसमें लिखा है वो पढ़ लेते हैं। शो द 2 पार्ट्स ऑफ अ ट्रिपिकल स्टेमेन। ठीक है, तो स्टेमेन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा एंथर और एक होता है हमारा फिलामेंट। द लॉन्ग एंड द सिलेंडर स्टॉक इज कॉल्ड एज फिलामेंट। ठीक है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, मतलब लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल जो हमारी ये दिख रही है आपको, ये क्या है, हमारी फिलामेंट है। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एंथर। और जो हमारे टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोलते हो आप, एंथर बोलते हो। ठीक है, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस। तो मैंने आपको बताया था, ये जो हमारी प्रॉक्सिमल एंड होती है फिलामेंट की, ये वाली। ठीक है, ये होती है प्रॉक्सिमल एंड, और ये होती है डिस्टल। ये ऊपर वाली होती है डिस्टल, और ये नीचे वाली क्या होती है, प्रॉक्सिमल। ये जो प्रॉक्सिमल एंड होती है, ये आपकी किससे अटैच हो सकती है, थैलेमस से भी अटैच हो सकती है, और जो हमारा फ्लावर का पेटल है उसके साथ भी अटैच हो सकती है। अगर जो मतलब फ्लावर के पेटल के साथ होती है तो हम इसे बोलते हैं एपीपेटल, जो कि ब्रिंजल में दिखती है। ये हमारे 11th का पोर्शन है ये, तो आप इसे नहीं भी याद करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा प्रॉक्सिमल एंड होती है, जो मतलब पास में होती है ऑफ द थैलेमस, या तो ये थैलेमस से अटैच होती है, या फिर ये हमारी पेटल ऑफ द फ्लावर से अटैच होती है, प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, द नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टेमेन आर वेरिएबल। ठीक है, तो हमारा जो नंबर होता है और जो लेंथ होती है स्टेमेन की, वो सारे प्लांट्स में आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, सारे फ्लावर्स में आपको अलग अलग देखने को मिलेगी ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, अगर हिबिस्कस का ले रहे हैं तो उसमें आपको जो फ्लावर है वो में भी अलग, उसका जो स्टेमेन का साइज़ है वो अलग हो, रोज़ के फ्लावर में अलग हो, है ना, तो अलग अलग होगी सबकी। If you were to collect a stamen each from 10 flower, each from different species are arranged them on a slide, you will be able to appreciate the large variation in the size seen in the nature. Carefully observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagram would elucidate the range in the shape and attachment of the anther in the different flowers. तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना वेरिएशन आता है, अलग अलग स्पीसीज़ के जो हमारे प्लांट होते हैं उनके फ्लावर में कितना अलग अलग स्टेमेन पाया जाता है। ओके, अ ट्रिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर, जो हमारे एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट जो हम पढ़ रहे हैं, उसका जो एंथर होता है वो कैसा होता है, आपका बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। ठीक है, विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका, और हर एक लोब में क्या होता है, आपके 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। ओके, हर एक लोब में क्या होता है, 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, हमने देखा। दैट इज दे आर डाइथीकस। ठीक है, दैट इज दे आर डाइथीकस, क्योंकि हमारी हर एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होता है तो डाइथीकस हो गया, और 2 लोब्स प्रेजेंट होती हैं तो बाइलोब्ड हो गया। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीकास। तो एक हमने बनाई थी लॉन्गिट्यूडनल, तो वो हमारी 2 थीकास को सेपरेट करती है। ओके, let us understand the various type of the tissues and their organization in a transverse section of an anther in figure 1.3a. The bilobed nature of the anther is very distinct in the transverse section of the anther. जब आप एंथर को कट कर देंगे बीच से तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और ये हमने आपको दिखाया भी कॉपी में, है ना। तो हमने इसको तो देख लिया अंदर से क्या क्या था, अब हम रीड कर रहे हैं तो एक बार और हमारा रिवीजन हो जाएगा।
एंथर वेरी डिस्टेंट ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर. द एंथर इज अ 4-साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर. तो कैसा होता है ये आपका 4-साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है ना. कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. इसमें क्या होता है आपके 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं. ठीक है, क्या होते हैं आपके 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं. लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 एट ईच लोब. हर एक लोब में 2-2 हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं. तो मेरे को तो लगता है कि ये डायग्राम भी क्लियर हो गया है कि इसके अंदर पोलन ग्रेन दिखाए हैं, ये पोलन सेक दिखाया है. जब ये मैच्योर हो गया तब है ये डायग्राम. ठीक है, क्योंकि फिर जब यंग होता है तो हमने बताया आपको पहले स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, फिर उसको क्या बोलते हैं हम माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर जो फॉर्मेशन होता है तो उसे हम बोल देते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया. एट लास्ट जब उसके अंदर पोलन ग्रेन फॉर्म हो जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं पोलन सेक्स. तो ये मैच्योर वाले का है. ठीक है, दिस इज द लाइन ऑफ डेहिसेंस. ये आपका एंथर का दिखाया है, बाइलोब स्ट्रक्चर है, और ये आपका फिलामेंट दिखा रखा है. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा आपको लेबल करना भी आना चाहिए. ठीक है, मे बी अगर लेबलिंग के क्वेश्चन आ गए तो. ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखो, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक्स. मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो आपका फर्दर डेवलपमेंट करता है तो फिर हमारी पोलन सेक्स बना देता है. दे एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनली एंड थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद द पोलन ग्रेन. और इन्हीं पोलन सेक्स के अंदर हमारे पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं. आई होप यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. कैसा हमारा स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का. इन आर ट्रांसफर सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर सर्कुलर इन द आउटलाइन. तो हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो आपको सर्कुलर दिखता है. इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल्स. अब जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसकी आपकी 4 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं. क्या होती हैं? 4 वॉल प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, 4 वॉल लेयर्स होती हैं. आपको फिगर 1.3 के बी में देखने को मिलेगा. ठीक है, द एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम. पहले आप इनको याद कीजिए. सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर वाली क्या होती है आपकी एंडोथीशियम, फिर आती है आपकी मिडिल लेयर, फिर सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है उसे आप बोलते हो टेप्टम. ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है. द आउटर 3 वॉल्स एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर. आउटर 3 वॉल्स का मतलब क्या है? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन. क्या करते हैं? आपका प्रोटेक्शन का काम करते हैं. एंड हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ द एंथर टू रिलीज पोलन ग्रेन. ठीक है, ओके, तो ये डेहिसेंस से मदद करती हैं एंथर के ताकि आपके जो पोलन ग्रेन है वो क्या हो जाए? रिलीज हो जाए. द इनर मोस्ट वॉल जो हमारी क्या है? टेप्टम है. द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टेप्टम. वो क्या करती है? देखो, इट नरिशेज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन. तो जो हमारी टेप्टम होती है वो नरिशमेंट का काम करती है. जबकि हमारी जो बाहर की 3 लेयर्स हैं, दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर, ये जो हमारी 3 वॉल्स होती हैं ये प्रोटेक्शन और डेहिसेंस ऑफ द एंथर का काम करती हैं. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो हो जाता है यहाँ से बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये लेयर्स का क्या काम होता है. ठीक है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है. ठीक है, हर एक लेयर का क्या काम होता है. अब देखो आगे क्या लिखा है. ओके, इट नरिशेज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन. सेल्स ऑफ द टेप्टम. अब जो देखो टेप्टम क्या क्या करता है आपका, जो आपके सेल्स होते हैं टेप्टम, सेल्स ऑफ टेप्टम पजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस. ओके, तो जो देखो यहाँ पे टेप्टम की प्रॉपर्टी क्या लिखी है कि जो टेप्टम होता है उसमें क्या होता है, जो उसका साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है और बहुत सारे मतलब इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है आपको टेप्टम में. ठीक है, मोर देन 1 न्यूक्लियस. कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेप्टम सेल कुड बिकम बाइन्यूक्लिएटेड. मतलब ऐसा क्यों है कि उसमें मोर देन 1 सेल प्रेजेंट होता है या फिर बाइन्यूक्लिएटेड होता है. वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सम सेल डू नॉट शो साइटोकाइनेसिस आफ्टर कैरियोकाइनेसिस. क्योंकि कुछ सेल जो होते हैं वो आपका साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं शो करते हैं कैरियोकाइनेसिस करने के बाद, मतलब न्यूक्लियस के डिवाइड करने के बाद उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड नहीं हो पाता, इसलिए वो बाइन्यूक्लिएटेड हो जाते हैं. ठीक है, व्हेन द एंथर इज यंग, जब आपका एंथर यंग होता है, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल दैट आर कॉल्ड एज स्पोरोजेनस टिश्यू ऑक्यूपाइंग द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम. जब क्या होता है आपका एकदम यंग होता है एंथर तो हम उसे क्या बोलते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं. ठीक है, दैट ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम. अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. As the anther develops, the cell of the sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad. What will be the ploidy of the cells of the tetrad? अब क्या होती है, जो आपकी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है वो क्यों होती है? ताकि आपके माइक्रोस्पोर्स बने. ठीक है, अब क्या होता है आपके पास, हमने बताया था आपको स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं. अब वो क्या करते हैं? आपकी मियोटिक डिवीजन करते हैं. ठीक है, मियोटिक डिवीजन करते हैं. जो हमारे स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके 2n होते हैं. अब जब इसमें क्या हो जाती है आपकी मियोटिक डिवीजन होती है तो आपका क्या बनता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है. और जो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है इसका जो प्लॉइडी लेवल होता है वो क्या होता है? आपका n होता है. ठीक है, पहले कैसे थे? ये डिप्लॉइड होते हैं, अब कैसे हो गए? ये हैप्लॉइड हो गए. ओके, अब देखो जो हमारा फिगर ए दिखा रखा है वो क्या है? आपका ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग एंथर. ठीक है, जब एंथर यंग होता है तो उसमें हमारी कितनी लेयर्स होती हैं? हमने आपको बताया था देयर आर 4 लेयर्स. सबसे बाहर वाली क्या होती है? एपिडर्मिस होती है. उसके बाद क्या होती है? आपकी एंडोथीशियम होती है. फिर कौन सी होती है? इधर जो होती है वो होती है आपकी मिडिल लेयर.
ठीक है। और जो सबसे अंदर वाली होती है जो होती है आपकी क्या, टेप्टम। और ये जो हमारा थीका होता है इसके अंदर क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं, और ये बीच में क्या है, एक कनेक्टिव है, ठीक है। लेबल करने को डायग्राम आ सकता है, तो आपको ये भी देखना है। उसके बाद एक और डायग्राम दिया है जिसमें हमें एपिडर्मिस दे रखा है, फिर एंडोथीशियम दे रखा है, फिर मिडिल लेयर, फिर ये हमें दे रखे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो कि आपके कैसे होते हैं, डिप्लॉइड, दैट इज 2n होते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या दे रखा है, टेप्टम, जो कि हमारी क्या होती है, लेयर होती है ना। इन तीनों के साथ एक और लेयर होती है जो कि टेप्टम। फिर हमारा क्या है, आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, ठीक है। और फिर ये तो हमारा क्या दे रखा है, आपका इनलार्ज व्यू, जो हमारा ये वाला है ना, ये क्या है, आपका इनलार्ज व्यू ऑफ 1 माइक्रोस्पोरेंजियम। और फिर हमारा लास्ट में ये दे रखा है, दैट इज द मिच्योर डेहिसेंट एंथर। अब क्या हो रहा है, यहाँ से ये हमारे पोलन ग्रेन जो हो रहे हैं वो निकल रहे हैं, ये हमारा मिच्योर एंथर है, ठीक है। अब देखो हमारी जो थ्योरी है इसमें क्या लिखा है, अब हम ये देख लेते हैं, ओके। एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या बनाए, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना पाए, ओके। ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर एक हमारा हर एक पोलन मदर सेल होता है, अगर पीएमसी मतलब क्या होता है, पोलन मदर सेल, ठीक है। हर एक पोलन मदर सेल क्या करता है, आपका मियोसिस करता है और क्या बनाता है, आपका माइक्रोस्पोर्स बनाता है। क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर्स बनाता है, ठीक है। तो हर एक हमारे जो हमारा पोलन मदर सेल होता है उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या बनाए, हमारा माइक्रोस्पोर बनाए। और अब जो डेफिनेशन आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है, फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस। कौन सी प्रोसेस से, मियोसिस, इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस, ठीक है, माइटोसिस नहीं, मियोसिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ओके। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल। अब जो हमारे माइक्रोस्पोर बनते हैं वो कैसे होते हैं, आपके 4 अरेंज होते हैं ना, 4 में अरेंज होते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि 4 के लिए हम टेट्राड वर्ड यूज करते हैं, इसलिए हम इसे बोल देते हैं क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड। यू कैन सी द फिगर 13.a वाला फिगर आप देख सकते हो, बोल रहा है वहाँ पर, हमने तो आपको बहुत बार दिखा दिया है। एज द एंथर मेच्योर एंड डिहाइड्रेट्स, ठीक है, मतलब एंथर क्या हो गया, मेच्योर हो गया, अब क्या हो रहा है, टूट रहा है वो, ठीक है। द माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप्स इनटू पोलन ग्रेन। जब एंथर मेच्योर हो जाता है तो हमारे जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके पोलन ग्रेन्स में, ठीक है। यू कैन सी द फिगर 13.3b। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन बनते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन, ओके, आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज विद द डेहिसेंस ऑफ द एंथर। जैसे आपका एंथर डेहिसेंस होता है तो उसके साथ में हमारे बहुत सारे पोलन जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, जो हमने वाले फिगर में देखा, ठीक है। अब हम पूरा जो पढ़ने वाले हैं वो पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन होता कैसा है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उसमें कितनी लेयर्स होती हैं, ये सब कुछ हम पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले आपको पोलन ग्रेन के बारे में हम सब कुछ बताएंगे आप, ओके। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमीटोफाइट। तो पोलन ग्रेन जो होता है वो हमारा मेल गैमीट नहीं रिप्रेजेंट करता, मेल गैमीटोफाइट रिप्रेजेंट करता है। If you touch the open anther of the hibiscus or any other flower, you would find the deposition of the yellow powdery pollen grains on your fingers। आपने ऐसा देखा भी होगा कि जब आप हिबिस्कस का प्लांट ऊपर से टच करते हैं तो येलो पाउडरी सब्सटेंस आपकी फिंगर्स में लग जाता है। और स्प्रिंकल दिस ग्रेन्स ऑन द ड्रॉप ऑफ द वाटर, टेक का ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो आपको करना है, एक ग्लास स्लाइड लेनी है और उसके बाद ये जो हमारे आपके जो स्प्रिंकल पॉलन ग्रेन्स हैं इनको वाटर ड्रॉप में डाल करके फिर ग्लास स्लाइड में ले करके माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप इनको ऑब्जर्व करेंगे तो आप कुछ पोलन ग्रेन्स के अलग अलग शेप, कलर और साइज़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वेराइटी ऑफ द आर्ची साइज, शेप, कलर, डिज़ाइन सीन ऑन द पोलन ग्रेन फ्रॉम द डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। पोलन ग्रेन आर जनरली स्पेरिकल। कैसे होते हैं हमारे पोलन ग्रेन, जनरली स्पेरिकल होते हैं, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इनका डायमीटर 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है। इट हैज़ प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल्स, 2 लेयर्स होती हैं इनमें, ठीक है। एक होती है आउटर लेयर जिसको आप बोलते हो एक्साइन, और एक होती है इनर लेयर जिसको आप बोलते हो इंटाइन, ठीक है। द हार्ड आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड एज एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन, ठीक है। तो आउटर लेयर जो हमारी एक्साइन होती है वो किसकी बनी है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। और स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो हमारा मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ओके, जो कि आपका इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली। तो ये हाई टेम्परेचर में, एसिडिक कंडीशन में और एल्कली कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी एंजाइम नहीं है जिससे आप स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट एपरेटस दैट इज कॉल्ड जम पोर वेयर द स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। अब पोलन ग्रेन में हमारी जो एक्साइन लेयर होती है वहाँ पर क्या होता है, एक आपका प्रोमिनेंट एक एपरेटस प्रेजेंट होता है जहाँ पर आपका स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, और उस वाली जगह को क्या बोलते हो आप, जम पोर बोलते हो,
ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, आपका स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। ठीक है, कहाँ पर एब्सेंट होता है स्पोरोपोलिनिन? आपका एक्साइन की लेयर में। ठीक है, जो हमारी पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर है एक्साइन, पूरी तो वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, बट एक एपरेटस, एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट नहीं होता, उसी जगह को हम बोलते हैं जर्म पोर। ओके, पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज अ फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्पोरोपोलिनिन। तो हम क्या है, पोलन ग्रेन को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं एज अ फॉसिल। ठीक है, एज अ फॉसिल हम इनको बहुत टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ द दिस लेयर। कैसे कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ द लेयर स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ द पैटर्न एंड डिज़ाइन। तो इसका बहुत मतलब बहुत अलग अलग पैटर्न और डिज़ाइन हमें शो भी करती है एक्साइन लेयर, जो हमारी लेयर होती है ना वो। ठीक है, वाई डू यू थिंक एक्साइन शुड बी हार्ड? क्यों आपको लगता है कि एक्साइन शुड बी हार्ड? तो आप इसको कर लेंगे आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जंप पोर? और जंप पोर का क्या फंक्शन होता है ना? तो जहाँ पर जंप पोर होता है ना, वहीं से हमारी क्या होती है, पोलन ट्यूब निकलती है। इसीलिए हमारा जो एक ऐसा रीजन होता है एक्साइन में जहाँ पर हमारा स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। ठीक है, द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज एंटाइन, जो कि कैसी होती है, आपकी थिन होती है, बट कैसी होती है, कॉन्टीन्यूस होती है। ये तो डिसकॉन्टीन्यूस होती है एक्साइन, क्योंकि यहाँ पर तो एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर हमारा स्पोरोपोलिन एब्सेंट नहीं होता। लेकिन हमारी जो दूसरी वाली लेयर है जो कि इंटाइन होती है, वो थिन होती है और कॉन्टीन्यूस होती है। किसकी बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, When the pollen grain is mature, it contain 2 cells। अब आपका पोलन ग्रेन मेच्योर, अभी तक हमने पोलन ग्रेन की बाहर की बातें करी, अब हम अंदर की बातें करेंगे। अब पोलन ग्रेन क्या हो गया, आपका मेच्योर हो गया। जब आपका पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाता है ना, तो उसमें हमारे 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है आपका जनरेटिव सेल। ठीक है, द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज़ एबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। जो हमारा वेजिटेटिव सेल होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है, एबंडेंट फूड रिजर्व होता है इसमें, और लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, जबकि जो जनरेटिव सेल होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है और फ्लोट करता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और जो हमारा जनरेटिव सेल होता है वो कैसा होता है, स्पिंडल शेप। इट यहाँ पर क्या है, जनरेटिव सेल। ठीक है, इट इज स्पिंडल शेप विथ डेंस साइटोप्लाज्म। इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, आपका डेंस होता है, एंड अ न्यूक्लियस, इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन शेड इन 2 स्टेज। तो 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म में हमारे जो पोलन ग्रेन होते हैं वो 2 शेल्ड स्टेज में चले जाते हैं, मतलब वेजिटेटिव और जनरेटिव होती है तो ही वो क्या हो जाते हैं, शेड हो जाते हैं। लेकिन जो हमारी रिमेनिंग 40% है उसमें हमारा जो जनरेटिव सेल होता है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है। कैसे करता है, माइटोटिकली डिवाइड करता है टू गिव राइज टू 2 मेल गैमेट। और जनरेटिव सेल जो होता है हमारे 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाता है। बिफोर द पोलन ग्रेन आर शेड इन आर 3 सेल्ड स्टेज। तो यहाँ पर कैसी होती है, आपकी 3 सेल्ड स्टेज होती है इन 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो बोल रहा है कि 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो 2 सेल्ड स्टेज में ही आपका क्या हो जाता है, शेड हो जाते हैं, दैट इज द वेजिटेटिव और जनरेटिव में। लेकिन जो हमारे 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म होता है उसमें जो जनरेटिव सेल होता है वो आपका 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाता है और फिर हमारा 3 सेल्ड स्टेज में जा करके डिवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे एक और चीज़ जिसमें हम लोग कंफ्यूज करते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल मीन्स होता है स्टेमेन और माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब होता है एंथर। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल दैट इज द स्टेमेन और माइक्रोस्पोरेंजियम दैट इज द एंथर। ओके, आगे देखते हैं, पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सेवरल एलर्जीज। तो एक यहाँ से एक नया टॉपिक जैसा आ गया। अब हम यहाँ पर एलर्जीज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारा पोलन को कैसे आप प्रिजर्व कर सकते हो, है ना, क्रायो प्रिजर्वेशन, वो सब कुछ। पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सेवरल एलर्जिक एंड ब्रोंकियल एफ्लेमेशंस इन सम पीपल्स। ठीक है, कुछ लोगों को एलर्जी होती है ना, कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं गए बाहर, एकदम से हमें छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं। क्यों आती हैं? बिकॉज हमें किसी चीज़ से वहाँ पर एलर्जी हो रही होती है। तो वैसे ही हमारी क्या होती है, जो किसी को पोलन एलर्जी होती है ना, मतलब कभी जैसे जिस टाइम पे पेड़ों में बॉर आता है, हम बोलते हैं ना, छोटे छोटे से पेड़ों में से फ्लावरिंग आने लगती है, तो किसी किसी को क्या होता है, उससे भी एलर्जी हो जाती है। उस टाइम पे बहुत बीमार हो जाते हैं लोग, है ना। तो ब्रोंकियल एफ्लेमेशंस हो जाते हैं कुछ पीपल्स में, ऑफन लीड टू अ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसे कि एजमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। तो ये सब कुछ क्या होता है, उस पर्सन को हो जाता है। ठीक है, इट मे बी मैंशन दैट पार्थिनियम और कैरेट्रास। तो पार्थिनियम और कैरेट्रास कॉमनली जो हमारे कहाँ से आई थी, कैरेट्रास इंपोर्ट की गई थी इंडिया में, मतलब कैरेट्रास नहीं इंपोर्ट की गई थी, वीट इंपोर्ट किया गया था, उसके साथ ही हमारी जो कैरेट्रास थी वो आ गई। उसके बाद जैसे हमने खेतों में वीट डाला, उसका भी कुछ हमारे सीड्स रह गए होंगे कैरेट्रास के, तो वो भी उसके साथ ग्रो कर गया, जिससे क्या हो गई, हमारी एलर्जी हो गई हमारे पूरे इंडिया में। ठीक है, पूरी मतलब कैरेट्रास हमारे पूरे इंडिया में फैल गई, जिससे क्या हो गई, लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिली लोगों में। ठीक है, that came in India as a contaminant with the imported wheat have become ubiquitous in occurrence and cause polar allergy। ठीक है, तो इससे हमारे इंडिया में वीट के साथ आई थी और फिर हमें क्या हुई, इससे बहुत ज़्यादा पोलन एलर्जी देखने को मिली इंडिया में। ओके, पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो बहुत से लोग पोलन ग्रेन खाते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ठीक है, इट हैज़ बिकम अ फैशन इन द रिसेंट ईयर टू यूज़ पोलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट in western countries. A large number of pollen product in the form of the tablets and shrubs
आर अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। पोलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट एंड रेस हॉर्सेस। तो आजकल लोग पोलन सप्लीमेंट्स लेने लग गए हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये हमारी जो एथलीट्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, इसीलिए पोलन सप्लीमेंट्स आजकल लोग यूज़ करने लग गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इमेजेस भी दिखाई हैं पोलन प्रोडक्ट्स की। लास्ट पैराग्राफ है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव का ऑफ द फ्लावर, ठीक है। व्हेन वंस दे आर शेड, अब क्या हो गया, शेडिंग हो गई। पोलन ग्रेन हैव टू बी लैंड ऑन द स्टिग्मा, हमने बताया था कि पोलन ग्रेन जो होगा वो कहाँ, स्टिग्मा में जाके लैंड करेगा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म स्टिग्मा को बोलते हैं। बिफोर दे लूज द वाइबिलिटी, ठीक है, वाइबिलिटी क्या होती है कि पावर टू ग्रो, ठीक है, उनमें अपनी पावर ग्रो करने की होने से पहले अगर वो स्टिग्मा के पास पहुंच जाएगा तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। बिफोर दे लूज वाइबिलिटी इफ़ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन करना है तो अपनी वाइबिलिटी लूज़ करने से पहले उन्हें स्टिग्मा के पास जाकर के लैंड करना ही होगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन रिटेन द वाइबिलिटी, आपको कितना लगता है कि पोलन ग्रेन कितने टाइम तक वाइबिलिटी रिटेन करता होगा। तो ये पीरियड जो होता है वो वेरिएबल होता है हर एक स्पीशीज़ के लिए, ठीक है। देखो फिर क्या लिखा है, द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वाइबल इज़ हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन द प्रीवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और उनमें से जो हमारा जो फैक्टर्स हमारी एनसीईआरटी में लिखे हैं वो है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। पोलन की जो वाइबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे, ठीक है। इन सम क्रियल सच एज राइस एंड वीट पोलन लूज द वाइबिलिटी इन 30 मिनट्स ओनली, ठीक है। अगर आप राइस और वीट की बात करें तो उसमें पोलन अपनी वाइबिलिटी सिर्फ 30 मिनट में ही लूज़ कर देता है, ठीक है। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी दे मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि राइस और वीट में वाइबल कितने टाइम के लिए जो हमारा पोलन ग्रेन होता है उसकी वाइबिलिटी कितने टाइम के लिए होती है, तो 30 मिनट्स के लिए होती है। और जो हमारे कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि रोजेसी हो गया, लेग्यूमिनेसी हो गया और सोलेनेसी हो गया, ये कितने टाइम तक इनकी जो वाइबिलिटी होती है वो कब तक होती है, तो मंथ तक होती है कुछ, ओके। यू मे हैव हर्ड ऑफ द स्टोरिंग सीमेन, ओके, और स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल इंक्लूडिंग द ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हमने सुन रखा है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा करके आजकल क्या कर रहे हैं, स्टोर कर ले रहे हैं स्पर्म वगैरह, है ना, स्पर्म या फिर सीमेन, है ना। कोई अगर स्पीसी एक्सटेंट हो रही है तो उसका जो स्पर्म वगैरह है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर ले रहे हैं ताकि हम बाद में उसको रीस्टोर कर पाएँ। अगर कोई स्पीसी ऐसा है कि एक्सटेंट होने वाली है तो अगर मे बी वो हो भी गई तो हम क्या करें, बाद में हम उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा करके दोबारा रीस्टोर करवा पाएँ, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर इन द लिक्विड नाइट्रोजन। तो हम कैसे स्टोर कर सकते हैं पोलन ग्रेन को, इन द लिक्विड नाइट्रोजन एट टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस। आप इसको लिक्विड नाइट्रोजन में एट वेरी लो टेम्परेचर दैट इज़ -196 डिग्री सेल्सियस स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज एज अ पोलन बैंक, आप इनको पोलन बैंक में यूज़ कर सकते हो, है ना। सिमिलर टू द सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, तो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम ये जो स्टोर्ड पोलन है इनको यूज़ कर सकते हैं। और कभी कभी यहीं से पूछ देता है कि व्हाट इज़ क्रायो प्रिजर्वेशन, तो यही है कि स्टोरिंग ऑफ द पोलन ग्रेन फॉर रीस्टोरिंग द स्पीसी इन फ्यूचर, ओके, और फॉर इनहेंसिंग द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ओके। तो दैट इज़ द क्रायो प्रिजर्वेशन व्हेन वी प्रिजर्व द पोलन अंडर वेरी लो टेम्परेचर इन लिक्विड नाइट्रोजन। टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस, तो दैट इज़ द क्रायो प्रिजर्वेशन। ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जो हमारा 1.2.2 वाला इसका जो पार्ट है वो हम पार्ट 3 में करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।